में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में। सो हियर द हेडिंग इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स थे, उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे। सो हियर इन दिस ऑल्सो देयर इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एज वेल एज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इसमें क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर ओवेरीज। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या बोल रहे हैं? ओवेरीज। किसमें? फीमेल बॉडी में। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में द फैलोपियन ट्यूब्स, सबसे पहला हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स की। नेक्स्ट इज द यूटेरस, नेक्स्ट इज द सर्विक्स, नेक्स्ट इज द विजाइना एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेमरी ग्लैंड्स. So here the secondary sexual organs are fallopian tube, uterus, cervix, vagina and the mammary glands. तो जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो डिफरेंस क्या है? जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स बेसिकली क्या बना रहे हैं? जर्म सेल्स एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द सेक्स हार्मोन. अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल बॉडी की बात कर रहे हैं, तो फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स या सेक्स सेल्स होंगी उनको हम बोलेंगे ओवा या ओवम, और इसके फॉर्मेशन को हम बोलते हैं oogenesis, जैसा कि हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ये तो बात हुई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स की. अगर हम इसको फिगर वाइज या डायग्राम या इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन कहाँ पे लोकेटेड है. So here this is the female reproductive system and its location. इसकी लोकेशन भी. जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो शुरुआत हम करते हैं वो करते हैं ओवेरीज से. सो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है almond shaped structure, this almond shaped structure is known as ovaries. इसको हम क्या बोलेंगे? ओवेरी. दो है तो दो की वजह से हम इनको ओवेरीज बोलते हैं. अब ध्यान रखना जब हम ओवेरीज की बात करते हैं तो ओवेरीज आर पेयर्ड ग्लैंड और पेयर्ड ऑर्गन. इनको हम पेयर्ड ग्लैंड भी बोलते हैं और इनको हम पेयर्ड ऑर्गन्स भी बोलते हैं. तो ये भी संख्या में दो हैं. अब जो ओवेरीज हैं उनका एग्जैक्टली काम क्या है? ओवम या एग बनाना. जब ये एग बनाते हैं तो इस एग को रिसीव करने वाली होती है फैलोपियन ट्यूब्स. तो अगर दो ओवेरी हैं तो फैलोपियन ट्यूब्स भी कितनी होंगी? दो. तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है जिसमें आगे हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं हमारी उंगली की तरह, ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से ओवेरीज को कवर करके रखते हैं. तो मान लीजिए ये स्ट्रक्चर ओवेरी है और ये फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है. तो फैलोपियन ट्यूब्स ओवेरी को इस तरीके से कवर करके रखते हैं और जैसे ही ओवम रिलीज होता है तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनको फिम्ब्रे बोला जाता है. तो ये ओवम को रिसीव करके और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है? ओवम को रिसीव करना. इसके साथ साथ इसका एक और काम है फर्टिलाइजेशन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं यूटेरस की. जब हम बात करते हैं दोनों फैलोपियन ट्यूब्स की तो दोनों फैलोपियन ट्यूब्स यूनाइट होके, कंबाइन होके क्या बनाती हैं? एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बना लेती हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है? यूटेरस. सो दिस कंप्लीट पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है इस कंप्लीट पोर्शन को यहाँ तक, ये वाला जो पोर्शन है दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, सो दिस कंप्लीट पोर्शन इज नोन एज यूटेरस. इसके बाद आता है यूटेरस के बाद का हिस्सा दैट इज सर्विक्स. यूटेरस कहाँ पे ओपन होता है?
सर्विक्स में ओपन होता है। ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज सर्विक्स। एंड सर्विक्स ओपन इनटू विजाइना। सर्विक्स कहाँ पे ओपन होता है? विजाइना में ओपन होता है। सो दिस पार्ट इज नोन एज विजाइना। तो अगर ओवम की सीक्वेंस पूछी जाए कि ओवम के ट्रैवल होने की क्या सीक्वेंस है, तो सबसे पहला आएगा ओवेरीज, देन आएगा फेलोपियन ट्यूब्स, देन थर्ड वन इज द यूटेरस, then into the cervix and then into the vagina. So this is the sequence of the ovum, कि किस तरीके से ओवम sequentially travel करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एक स्ट्रक्चर की, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और उनके फंक्शन भी यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवेरीज की। The ovaries are the primary sex organs. Very important line. एक क्वेश्चन है अपने आप में कि जो ओवेरीज है वो क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ऑफ द फीमेल दैट लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के लोअर पार्ट में लोकेटेड है, यानी कि एब्डोमिनल के निचले हिस्से में लोकेटेड है। The ovaries are like testes. Ovaries भी testes की तरह ही हैं. They have both exocrine and endocrine function. इसके exocrine और endocrine दोनों ही function है। अब इसके exocrine function की बात करें तो इसका exocrine function क्या है? ओवा का बनना, ओवम का बनना। और इसके endocrine function की बात करें तो इसके एंडोक्राइन का फंक्शन है फीमेल सेक्स हार्मोन का बनाना, जिसमें दो हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जिस तरीके से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस हैं उनका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? उनका एक्सोक्राइन फंक्शन है स्पर्म का बनाना। उसी तरीके से फीमेल बॉडी में ओवेरीज का एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? ओवा या ओवम का बनाना। उसी तरीके से अगर मेल बॉडी की हम बात करें तो मेल बॉडी में जो टेस्टिस है उनका एंडोक्राइन फंक्शन है सेक्स हार्मोन बनाना, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें तो फीमेल बॉडी में जो ओवेरीज हैं उनका काम एंडोक्राइन जो काम है वो है सेक्स हार्मोन बनाना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम फीमेल सेक्स हार्मोन्स की बात करते हैं तो दे आर टू। The one is the estrogen and the second one is the progesterone. अब यहाँ पे हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें समझनी होगी ओवेरी से रिलेटेड। ये जो ओवेरी है ये आलमंड शेप स्ट्रक्चर है और ये यूटरस से लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। They are attached with the uterus with the help of a ligament. जब हम समझते हैं ओवेरीज के स्ट्रक्चर को तो ओवेरीज में 1000 ऑफ इमेच्योर ओवम प्रेजेंट होते हैं। द ओवेरी कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर ओवम। अब यहाँ पे ये इमेच्योर ओवम की बात कहाँ से आई? तो आपको एक लॉजिक या एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका जो इंट्रोडक्शन है वो समझना होगा। किस तरीके से? जैसे जब हम फीमेल की बात करते हैं, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उस प्रेग्नेंट फीमेल में अगर हम गैस्टेशन पीरियड देखें तो गैस्टेशन पीरियड कितना होता है? 9 मंथ्स का होता है। 9 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड या गैस्टेशन पीरियड होता है। उस गैस्टेशन पीरियड में 3rd मंथ तक जो फीटस है, जो बेबी है, उसका हर ऑर्गन डेवलप हो जाता है, यानी कि उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस, हर ऑर्गन का कंप्लीशन या डेवलपमेंट हो जाता है। हर ऑर्गन हम उसमें देख सकते हैं 3 मंथ फीटस में, जो कि मदर्स
वुम्ब में है, यानी कि मदर्स यूट्रस में जो फीटस है उसके बारे में बात हो रही है, या उस प्रेग्नेंट फीमेल के बच्चे के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम एक फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल की प्रेगनेंसी की बात करें, तो उस प्रेग्नेंट फीमेल में अगर उसका फीटस गर्ल चाइल्ड है, तो उस गर्ल चाइल्ड में जो ओवेरी होती हैं, उस ओवेरी में लाखों ओवम बन जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब वो पैदा भी नहीं होती तब भी उसकी ओवेरी में हजारों लाखों की संख्या में इमैच्योर ओवम प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ओवम बनते कैसे हैं? सेल डिवीजन से बनते हैं। जब वो बच्ची 7 मंथ तक की होती है तब तक उसमें ओवम्स का रेप्लिकेशन, यानी कि जो सेल डिवीजन है वो लगातार चलता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि नया कोई ओवम अब डिवाइड होके नहीं बनेगा, यानी कि सेल डिवीजन मियोसिस से कोई नया ओवम नहीं बनेगा। अब वो बच्ची पैदा होती है, उसका जन्म होता है, गर्ल चाइल्ड है। उस गर्ल चाइल्ड में जो पैदा हुई है उसमें भी हजारों की संख्या में इमैच्योर ओवम प्रेजेंट हैं। अब वो बच्ची धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे उसकी प्यूबैरिटल एज आती है, तो प्यूबैरिटल एज में हमने ये समझा था, जब हमने प्यूबैरिटी पढ़ी थी, कि जो ओवेरी है ये एक ओवम रिलीज करती है हर मंथ, और जब ये एक ओवम रिलीज करती है तो वही ओवम धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होके वो क्या हो जाता है, वो अपनी मैच्योरिटी को लॉस कर देता है, यानी कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और फीमेल बॉडी से ब्लड की फॉर्म में थ्रू विजाइना डिस्चार्ज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये कैसे हो रहा है सारा काम, तो जब एक बच्ची बड़ी होकर अपनी प्यूबैरिटल एज में एंटर होती है तो हजारों की संख्या में उस पर्टिकुलर गर्ल चाइल्ड, यानी कि उस प्यूबैरिटल चाइल्ड की ओवेरी में इमैच्योर ओवम प्रेजेंट हैं। और ये जो इमैच्योर ओवम्स हैं, इनमें से 7 to 8 ओवम्स मैच्योर होते हैं। इस तरीके से ये मान लीजिए ओवेरी है, यहाँ पे 7 to 8 ओवम मैच्योर हो गए। क्वेश्चन ये है कि इनका मैच्योरेशन कैसे होता है। इनके मैच्योरेशन के लिए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जिम्मेदार है, जो हमारे ब्रेन के बेस पे लोकेटेड है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये 2 हार्मोन सिक्रेट करता है। एक को हम कहते हैं FSH, दूसरे को हम कहते हैं LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, दूसरे को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सेकेंड इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे फॉलिकल मतलब एग को स्टिमुलेट करेगा, यानी कि ये रिलीज होगा हमारे ब्रेन के बेस से, और FSH का जो टारगेट ऑर्गन है वो है ओवेरी। ओवेरी को टारगेट करेगा, और जैसे ही ओवेरी को टारगेट करेगा तो ओवेरी में ओवम का मैच्योरेशन शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ओवम्स में से कुछ ओवम्स, यानी कि 7 से 8 ओवम्स मैच्योर होने लगेंगे, और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा तो इन मैच्योर्ड ओवम में से केवल एक ही ओवम ओवेरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, यानी कि यहाँ पे केवल एक ही ओवम का कंप्लीट मैच्योरेशन होता है। इस तरीके से मैच्योर हो गया और ये ओवेरी से रिलीज हो गया। इस तरीके से ओवेरी से रिलीज हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये और ज़्यादा मैच्योर होता जाता है और ये पहुंच जाता है यूट्रस तक। यूट्रस से चला जाता है सर्विक्स से, और सर्विक्स से होता हुआ विजाइना में जाके ये फीमेल बॉडी से डिस्कार्ड हो जाता है। ऐसा प्रोसेस हर मंथ होता है, इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पे बोलेंगे कि ये सारी बातें समझाने की यहाँ पे नीड क्या थी,
ये सारी बातें समझाने की यहाँ पे ये नीड थी कि जब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल या हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों के नाम आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है, इनको कौन रिलीज कर रहा है। इनको रिलीज कर रहा है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। फीमेल बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये FSH और LH को रिलीज करता है। ये रिलीज होके ओवेरी के पास आते हैं, ओवेरीज को स्टिमुलेट करते हैं, ओवम मैच्योर होते हैं और उनमें से एक ही ओवम रिलीज होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सहायता से। तो ये पूरी साइकिल है जो हर मंथ फीमेल में चलती है और 28 डेज की साइकिल होती है। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे जो साइकिल है या ओवम का बनना है ये तो माँ की बॉडी के साथ ही अगर फीटस है उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दो बातें हमने पढ़ी कि मेनली ओवेरीज का काम है सेक्स हार्मोन बनाना और ओवम का बनाना। ओवम को हम ओवा भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स की। फैलोपियन ट्यूब्स को हम ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स आर also known as oviducts. A fallopian tube is a long muscular tube. ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं ये वाली and this one also, this one and here also. तो ये paired हैं. So these are long muscular tube. It conveys the egg from ovary to the uterus. Very very important line. जब ओवेरी से ओवम रिलीज होता है, ये ओवम है, ये रिलीज हो गया ओवेरी से, रिलीज्ड ओवम को ये ट्रांसपोर्ट करवाती हैं और अल्टीमेटली ओवम कहाँ आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। तो इस तरीके से ओवम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, ओवम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार है फैलोपियन ट्यूब। बट ये है क्यों? आपने 9th क्लास में टिश्यूज पढ़े हैं और वहाँ पे आपने पढ़ी है सीलिएटेड एपिथीलियम। फैलोपियन ट्यूब में भी सीलिएटेड एपिथीलियम होती है और सीलिया के मूवमेंट की वजह से ही ओवम का मूवमेंट होता है और ओवम फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब ध्यान रखना एक बात, अगर हम दो ओवेरी की बात कर रहे हैं तो एक समय पे एक ही ओवेरी एक्टिव होती है। दोनों ओवेरी में साथ में ओवम रिलीज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इस ओवेरी ने भी ओवम रिलीज कर दिया और इस ओवेरी ने भी ओवम रिलीज कर दिया। एक ही ओवेरी एक मंथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है और ओवम रिलीज करती है। सो इट कन्वे द एग फ्रॉम द ओवेरी टू द यूट्रस, यानी कि ये ओवेरी से ओवम को लेके यूट्रस के पास चली जाती है। बट ये खुद नहीं जाती है, इसके अंदर जो सीलियरी मूवमेंट होता है उसकी वजह से ही ओवम का ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। एंड प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी है, तो फर्टिलाइजेशन की साइट है फैलोपियन ट्यूब्स। बट अगर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी की बात होगी तो वो होता है यूट्रस में। तो फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में। डेवलपमेंट कहाँ होगा, यूट्रस में। अगर डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब में होता है तो जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है तो ग्रोथ के साथ साथ क्या होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो फट जाती हैं, रप्चर हो जाती है। इससे माँ की भी डेथ हो सकती है और उस फीटस की तो डेथ हो ही जाती है। तो इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज द यूटरस। द यूटरस इज अ लार्ज हाईली इलास्टिक सैक स्पेशलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर,
इंटरनली और एक्सटर्नली, अंदर से बाहर की तरफ, दिस कंप्लीट पार्ट इज नोन एज यूटरस एंड दिस यूटरस इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। किस तरीके का स्ट्रक्चर है? ये एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर क्यों है? जैसे जैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे इसकी इलास्टिक की वजह से ये उस एरिया में इलास्टिसिटी शो करके एक्सटेंशन शो करता चला जाता है। The two oviducts unite to open into the uterus. दो oviducts, this oviduct and this one also, ये दोनों यूनाइट हो जाते हैं, यानी कि दोनों ओविडक्ट्स जुड़ के एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं और इसी बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? यूट्रस। या हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों ओविडक्ट्स इस तरीके से जुड़ के और एक बैग में ओपन हो जाती हैं। तो ये जो दोनों ओविडक्ट्स जुड़ के एक बैग में ओपन हो रही हैं, दिस बैग इज नोन एज यूटरस। द यूटरस ओपन इनटू द विजाइना। यूटरस किस में ओपन होता है? विजाइना में। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज विजाइना बट थ्रू द सर्विक्स। तो यहाँ पे ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है, दिस इज यूटरस। दिस यूटरस ओपन इनटू विजाइना बट बिटवीन देम देयर इज सर्विक्स। दोनों के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सर्विक्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज वेजाइना। इट इज अ लार्ज इलास्टिक muscular tube. This complete portion is vagina. This vagina is large muscular tube. It is a tube-like structure. It is adapted for receiving the semen. ये किस लिए adapted है? पहला, ये सीमन रिसीव करती है ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के वक्त ये क्या रिसीव करती है? ट्यूब। इट रिसीव सीमन और इन कॉमन लैंग्वेज वी कैन कॉल इट स्पर्म। अलाउिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो। जब ओवम रप्चर हो जाता है, ये मान लीजिए ओवम है, ये रप्चर हो जाता है, टूट जाता है जब ये पूरी अपने फुल्ली मैच्योर स्टेट में आ जाता है। तो जब ये फुल्ली मैच्योर स्टेट में आके जब ये रप्चर होता है तो ये ब्लड के फॉर्म में ही फीमेल बॉडी से डिस्कार्ड हो जाता है। तो ये क्या है? मेंस्ट्रुअल फ्लो कहलाता है। सो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो को बाहर निकालने के लिए या फिर सीमन को रिसीव करने के लिए एंड सर्विंग एज अ बर्थ कैनाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बर्थ कैनाल की तरह काम करती है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। व्हाट इज पार्चुरेशन? चाइल्ड बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसको पैसेज या उसको रास्ता देने का काम करती है वेजाइना। इसीलिए इसको बोला जाता है बर्थ कैनाल, क्योंकि ये एक मस्कुलर ट्यूब है जिसमें इलास्टिसिटी होती है और इलास्टिसिटी के कारण ये जन्म के समय बहुत ही सपोर्ट करती है उस बेबी को। इसीलिए इसको बोला जाता है बर्थ कैनाल। तो यहाँ पे हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग हिस्से के बारे में और उनके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम दो कंडीशन पढ़ेंगे। पहली कंडीशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उस कंडीशन में जिस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हुआ है, और एक और कंडीशन हम पढ़ेंगे जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है।